आवर फर्स्ट टॉपिक इज हेरिडिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ हद तक सिमिलर दिखते हो? जैसे कि आपके बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, आपकी हाइट, आपकी स्किन का कलर एक्स्ट्रा। यानी कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक गुण या फिर साइंस की लैंग्वेज में कहें तो कुछ ट्रेट्स एक्वायर करते हो। इन्हीं गुणों के आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर होने को ही हम हेरिडिटी कहते हैं। यानी कि द पासिंग ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। और इस ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स में जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी दैट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, गुण यानी कि ट्रेट्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है इनहेरिटेड ट्रेट एंड सेकंड एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट्स वे ट्रेट्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। यानी कि ये ट्रेट्स जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, आपकी हाइट, आपकी स्किन का कलर एक्स्ट्रा। सेकंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये वे ट्रेट्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते, यानी कि हम इन्हें एक्वायर करते हैं विथ अवर लाइफ एक्सपीरियंस। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट है या फिर उनके पास नॉलेज है तो वे आपको भी मिल जाएगी, आपको वह खुद एक्वायर करना होगा। यानी आइंस्टीन का बेटा होगा तो वह जरूरी नहीं है कि उसका दिमाग भी आइंस्टीन जैसा ही होगा। अब हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वेरिएशन का मतलब है कि एक ही स्पेसिस के इंडिविजुअल में कुछ डिफरेंस होना। ये डिफरेंसेस जनरली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं और बढ़ते जाते हैं। वेरिएशन होना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। वेरिएशन के कारण ही ऑर्गेनिज्म की एडेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती है विद चेंजिंग इन्वायरमेंट, जिसके कारण इवोल्यूशन होता है और तभी आज हम ह्यूमंस इतने डेवलप हुए हैं। जैसे कि कुछ लोगों को मलेरिया नहीं होता क्योंकि उनके ब्लड सेल्स में एक वेरिएशन है जो उन्हें मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है। या फिर कुछ लोगों को सर्दी जुकाम से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम में एक वेरिएशन होता है जो उन्हें कोल्ड से फाइट करने में मदद करता है। वेरिएशन से हमें डाइवर्सिटी भी मिलती है। जैसे कोरोना के टाइम में हमें वैक्सीन लग रही थी, उस वैक्सीन में कुछ डेड और नेग्लिजिबल इफेक्ट करने वाले वायरस थे, और जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इनसे लड़ने के लिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिसके कारण वर्ष हमें फीवर आता है। वैक्सीन इसलिए ज़रूरी थी ताकि अगर कोई बाद में एक्चुअल लाइव वायरस हमारी बॉडी में एंट्री लेता तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही रेडी रहता। और उसने एक बार जब हमें वैक्सीन लगी थी तो उस वायरस से फाइट करी थी, इसलिए वैक्सीन के बाद हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता और जैसे ही कोविड-19 का कोई लाइव वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करता तो वह उससे फाइट करता। ऑल्दो ये आपको अपने एग्जाम में नहीं लिखना है, बस मैं आपकी ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सो एज अ कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि वेरिएशन हमारी सर्वाइबिलिटी को प्रमोट करता है और चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो अब हम देखते हैं कि जीन्स कैसे हमारे पेरेंट्स से हम तक पहुँचते हैं। इसके लिए हमें एक साइंटिस्ट का नाम याद करना पड़ेगा जो है ग्रेगोर मेंडल। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर और फाउंडर कहा जाता है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में स्टडी करती है। मेंडल ने 1856 से 1863 तक पी प्लांट यानी कि मटर के प्लांट पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि मेंडल ने पी प्लांट यानी कि मटर के प्लांट को ही क्यों चुना एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला, पी प्लांट्स को ग्रो करने में और मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। सेकंड, पी प्लांट्स में बहुत सारे डिस्टिंक्ट और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। तीसरा, पी प्लांट्स एनुअल प्लांट्स थे, मतलब कि उनके बहुत सारे जनरेशन को शॉर्ट टाइम में स्टडी किया जा सकता था। चौथा, पी प्लांट्स नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग थे, लेकिन उन्हें क्रॉस पॉलिनेट भी किया जा सकता था। इन्हीं चार कारणों के कारण मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया, जैसे कि प्लांट हाइट, सीड शेप, सीड कलर एक्स्ट्रा। उसने प्योर लाइन्स ऑफ पी प्लांट्स को क्रॉस किया, मतलब कि वो प्लांट्स जो सेम ट्रेट्स को शो करके थे उनको फर्स्ट जनरेशन में रखा, यानी कि F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया, जिससे F2 जनरेशन या फिर सेकेंड जनरेशन बनी। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन को नोटिस किया जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर इनहेरिटेंस के 3 लॉज भी कहा जाता है। ये 3 लॉज कुछ इस प्रकार हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल का तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
तो चलिए अब हम इन तीनों लॉस को डिटेल में समझते हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने जब प्योर टॉल प्लांट को प्योर शॉर्ट प्लांट से क्रॉस किया तो उसने देखा कि जो F1 जनरेशन है उसमें जो सारे प्लांट्स थे वे टॉल थे, यानी कि कोई भी प्लांट शॉर्ट नहीं था। इसका मतलब यह है कि टॉलनेस का ट्रेट शॉर्टनेस का ट्रेट को डोमिनेट कर रहा था, इसलिए टॉलनेस को डोमिनेंट ट्रेट कहा गया और शॉर्टनेस को रिसेसिव ट्रेट कहा गया। मेंडल ने यह भी देखा कि जो सेकंड जनरेशन थी यानी F2 जनरेशन थी उनमें कुछ प्लांट्स शॉर्ट भी थे। इसका मतलब यह है कि शॉर्टनेस का ट्रेट F1 जनरेशन में प्रेजेंट था लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ था। इसलिए मेंडल ने यह कंक्लूड किया था कि हर प्लांट के अंदर दो एलील्स होते हैं जो उसके ट्रेट को कोड करते हैं। तो आखिर एलील्स होते क्या हैं? एलील्स वो वर्जन ऑफ जीन्स होते हैं जो सेम कैरेक्टर को कोड करते हैं लेकिन डिफरेंट एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे कि प्लांट हाइट के लिए दो एलील्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी एलील टॉलनेस को कोड करता है और स्मॉल टी एलील शॉर्टनेस को कोड करता है। अगर प्लांट के अंदर दोनों एलील्स सेम हैं तो उसको होमोजाइगस कहा जाता है, जैसे कि दो कैपिटल टी या दो स्मॉल टी। और अगर प्लांट के अंदर दोनों एलील्स डिफरेंट हैं तो उसको हेटेरोजाइगस कहा जाता है, जैसे कि एक कैपिटल और एक स्मॉल टी। मेंडल ने यह भी देखा कि जब भी हेटेरोजाइगस प्लांट्स होता है तो डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस होता है, इसलिए उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया। सेकेंड लॉ हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया तो उसने देखा कि जो सेकंड जनरेशन में है उसमें जो है रेसेसिव ट्रेट भी दिखता है। इसका मतलब यह है कि रेसेसिव ट्रेट फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। लेकिन कैसे? मेंडल ने समझा कि जब गैमेट्स बनते हैं तो एलील्स अलग अलग हो जाते हैं। तो मेंडल ने कंक्लूड किया कि हर पेयर ऑफ एलील्स अलग हो जाता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसलिए उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया जो कि कहता है कि जब हेटेरोजाइगस प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है तो सेकंड जनरेशन में डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट का रेशियो 3:1 होता है। मेंडल का तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को भी ऑब्जर्व किया, जैसे कि सीट शेप और सीट कलर। उसने राउंड येलो सीट को रिंकल्ड ग्रीन सीट से क्रॉस किया तो तब उसने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो सारे सीट्स हैं वे राउंड येलो थे। फिर F1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया जिससे सेकंड जनरेशन बना और तब उसने देखा कि जो सेकंड जनरेशन है उसमें जो है 4 तरह के सीट्स थे, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन। इसका मतलब ये था कि सीट शेप और सीट कलर के एलील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। मेंडल ने यह भी देखा कि जो सेकंड जनरेशन है उसमें 4 तरह के सीट्स का रेशियो होता है जो कि 9:3:3:1 रेशियो में था। इसीलिए उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट बनाया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जब दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्रॉस किया जाता है तो जो सेकंड जनरेशन है उसमें उनके एलील्स इंडिपेंडेंट तरीके से असॉर्ट होते हैं। आई होप आपको ये तीनों लॉस क्लियर होंगे। ऑल्दो ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स था तो एक बार मैं आपको इसको दोबारा समराइज करा देता हूँ। इस टॉपिक में आप मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखना कि उसने पी प्लांट यानी मटर के प्लांट लिया था। फिर हमने पी प्लांट को लेने के कारणों के बारे में पढ़ा था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने मेंडल के 3 लॉस पढ़े थे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्रॉस किया जाता है तो जो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही दिखता है। सेकेंड लॉ उसने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब हेटेरोजाइगस प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है तो जो सेकंड जनरेशन है उसमें डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट का 3:1 का रेशियो था। तीसरा और फाइनल लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जब दो पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्रॉस किया गया तो जो सेकंड जनरेशन थी उनमें उनके एलील्स इंडिपेंडेंट तरीके से असॉर्ट हुए हैं। मेंडल ने यह भी समझाया था कि जो हर प्लांट के अंदर दो एलील्स होते हैं जो उसके ट्रेट्स को कोड करते हैं। एलील्स वो वर्जन्स ऑफ जीन होते हैं जो सेम कैरेक्टर को कोड करते हैं लेकिन डिफरेंट एक्सप्रेशन देते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एलील्स के कॉम्बिनेशन से हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलते हैं। जीनोटाइप एलील्स का कॉम्बिनेशन होता है जैसे कि 2 कैपिटल टी और 1 कैपिटल टी और स्मॉल टी या फिर 2 स्मॉल टी। वहीं फिनोटाइप वो है जो फिजिकल अपीयरेंस होता है जैसे कि टॉल, शॉर्ट, राउंड, रिंकल्ड एक्स्ट्रा। अब हम पढ़ेंगे कैसे किसी ह्यूमन के जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है। तो दोस्तों ह्यूमन बींग्स के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से केवल एक क्रोमोसोम्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है, जिसमें मेल्स के पास XY एंड फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें मेल्स पे ही डिपेंडेंट करता है कि चाइल्ड कैसा होगा। अगर मेल Y क्रोमोसोम देता है तो वह चाइल्ड मेल होगा और X क्रोमोसोम्स पे चाइल्ड फीमेल होगी। आई होप आपको हेरिडिटी वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।
ये टॉपिक आपको सच में काफी ज्यादा नॉलेज देगा। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आखिर हम ह्यूमंस कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कौन थे और ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है। तो इवोल्यूशन का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे चेंज होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किसी भी पॉपुलेशन में किसी ट्रेट के इंक्रीज होने के लिए मेनली 3 वेज होते हैं। पहला है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर कुछ वेरिएंट्स को फेवर करता है और कुछ को एलिमिनेट करता है, यानी वेरिएंट्स के कारण कुछ जीव सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ जीव डाई आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई एक बीटल या इंसेक्ट है जो कि रेड कलर का है और ग्रीन कलर की झाड़ियों में रहता है। इसके 5 बच्चे होते हैं जिनमें से 4 रेड और 1 ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का बीटल अपने को इजीली ग्रीन कलर की झाड़ियों में छुपा सकता है। इसके चलते इसको एक एडवांटेज मिलता है। तो अचानक एक दिन एक कौवा आता है और रेड कलर के बीटल को खा जाता है क्योंकि ये इजीली दिख जाते थे। वहीं ये बीटल ग्रीन होने के कारण बच जाता है और इसकी आने वाली पीढ़ी भी ग्रीन कलर की होती है, जिसके कारण ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेड वंस। सेकंड, किसी भी ट्रेट का पॉपुलेशन इंक्रीज होने का सेकंड वे है जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी जब कोई जीन्स ट्रेट कॉमन हो जाता है पॉपुलेशन में। तीसरा तरीका है एक्वायर ट्रेट्स, यानी जब कोई इंडिविजुअल लाइफ टाइम में कोई ट्रेट एक्वायर करता है तब यह सिचुएशन राइज होती है। तो इन्हीं 3 फैक्टर्स के कारण न्यू स्पीसीज राइज होती है और इवोल्यूशन भी होती है। अब हम बात करेंगे होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग हो सकता है। इन ऑर्गन्स से हम पता लगा सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुए हैं और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब है कि वो ऑर्गन्स जिनके स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन जो फंक्शन होते हैं वे अलग अलग होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन से हमें पता चल सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ह्यूमन आर्म्स एंड लेग ऑफ कैट। एनालॉगस ऑर्गन्स का मतलब है कि वो ऑर्गन्स जिनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं लेकिन फंक्शनल सेम होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन से हमें पता चल सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म अलग अलग एंसेस्टर्स से आए हैं। एनालॉगस ऑर्गन से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अनरिलेटेड स्पेसीज सेम एनवायरनमेंट में एडोप्ट हो जाते हैं और उनके ऑर्गन से सेम फंक्शन करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फिन्स ऑफ फिशेस। तो इसी में कई बार एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आप बचपन से जानते हैं, वह है फॉसिल्स। So, fossils are the remaining traces of dead organisms which once existed on the earth. इसके एग्जाम्पल हैं डायनासोर्स स्कल्स, बोन्स एक्स्ट्रा। Our final and most interesting topic is human evolution. दोस्तों, जब हमने इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स की स्टडी करी तो हमें पता चला कि सभी ह्यूमंस एक सिंगल स्पेसीज को बिलोंग करते हैं। हम सब अफ्रीका से आए हैं। इंसानों की स्पेसीज होमो सेपियंस का सबसे पुराना इतिहास हमें अफ्रीका में ही मिलता है और हमारी जीन्स भी हमें अफ्रीका से ही जोड़ती हैं। कुछ लाख साल पहले हमारे कुछ पूर्वज अफ्रीका छोड़कर दूसरी जगह गए और कुछ वहाँ ही रहे। जो वहाँ रहे उन्होंने अफ्रीका में ही फैला और जो बाहर गए उन्होंने और जगहों में फैला। अफ्रीका से वेस्ट एशिया, देन उसके बाद सेंट्रल एशिया, फिर फिलीपींस और ऐसे ही करते हुए अमेरिका पहुंचे। ये एक सीधी लाइन में नहीं हुआ, मतलब वे सिर्फ घूमने के लिए नहीं गए थे ऑब्वियसली। ये आगे पीछे कभी भी अलग होकर, कभी मिलकर, कभी अफ्रीका में आकर, कभी बाहर निकलकर चले गए। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमने देखा कि हम सब एक ही स्पेसीज के हैं और हम सब अफ्रीका से आए हैं। हमने अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर लिया है और हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना भी बाकी है और हमारी इवोल्यूशन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें और आगे बढ़ना है और नई नई चीजें करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको